नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बुरहानपुर की, जहां बोरसल में पशु कुंड निर्माण को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जो दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुरहानपुर जिले की जनपद पंचायत बुरहानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरसल में पशु कुंड निर्माण को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नया पशु कुंड बनाने के लिए लाखों रुपए स्वीकृति हुए, लेकिन नया निर्माण करने के बजाय पुराने कुंड को ही नया बताकर राशि निकाल ली गई। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कुंड की जर्जर स्थिति और दीवार में हुए रिसाव से पूरे मामले की पोल खुल गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद जांच में मौके का सही निरीक्षण किए बिना ही मामले को बंद कर दिया गया। फिलहाल ग्रामीण निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। निकाली गई 85,000 रुपये रिपेयरिंग के लिए 85,000 रुपये लग जाते क्या? नहीं, 85,000 रुपये रिपेयरिंग के लिए पूरा नया बनाया है वो तो कुछ लोगों का कहना है कि मात्र रिपेयरिंग की है, नया नहीं बनाया है। रिपेयरिंग किया है, जिन्होंने बनाया उसको भी आपके सामने ला के दूंगा मैं। नया बनाने किसने बनाया? कमीशन खाया होगा, फिर कमीशन खाया होगा। एक साल में कितने कार्य हुए अपने यहाँ पर? एक साल में कार्य 3 रोड बने, सीसी रोड, 2 पुलिया बनी है। हाँ, तिच्यातले 35 डब्बे आले फक्त। हाया बनवायला किती पैसे काढले? 84,000 रुपये। हाया नवीन बनवला आहे की रिपेयरिंग नाही, केला? नित्य लिपिलिंग केलेला आहे। रिपेयरिंग करायचे. हा कोण्या ठिकाणी हाया? हा गोठाणावाला आहे। गोठाणा. अजून काय काय फॉल्ट आहे पंचायत? आणखी फॉल्ट एकच आहे की येईनं स्मशानभूमी कोणाचे हिसाबाकन बनवली. स्मशानभूमी गावामध्ये एकच राहते. गावामध्ये एक स्मशानभूमीला आहे, तर मग हे जातीभेद करताय की नाही? आमच्या वयाची का पण स्मशानभूमी अलग बनवत आहे. म्हणजे बौद्ध लोकांची अलग स्मशानभूमी न मराठी समाजाची अलग स्मशानभूमी अलग जर असली तेव्हा मला जे सजा देणार ते घ्यायला तयार आहे मी. अजून काय समस्या आहे? नाव आपलं? माझे नाव रवींद्र पंडित मेढे. बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। निर्वाचन के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन, स्क्वाड, सर्विलांस टीमें व चेक पोस्ट सक्रिय कर दिए गए हैं। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगा तथा आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने के और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। हुई है जिसमें तिथियां इस प्रकार है। राजपत्र में प्रकाशन 6 जुलाई को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई सोमवार को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी। नाम निर्देशन वापस करने की तारीख 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को किया जाएगा। मतगणना माने रिजल्ट 3 अगस्त को जारी किया जाएगा और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि 4 अगस्त है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, दतिया विधानसभा में कुल जो पूरे पोलिंग स्टेशन है उसमें से अर्बन में माने शहरी में 105 हमारे मतदान केंद्र हैं और ग्रामीण में 186 मतदान केंद्र हैं। जो ब्रीफिंग हमें सभी हमारे व्यूअर्स को देना है वो इस प्रकार है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमों के अनुसार संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा सभी विभागों द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए समान अवसर माने लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करेगा। सभी राजनीतिक दलों से आयोग के निर्देशों एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपेक्षा है। FST, SST, VST, चेक पोस्ट एवं निगरानी दल सक्रिय कर दिए गए हैं। अवैध नकदी, शराब, हथियार एवं प्रलोभन सामग्री पर सतत निगरानी एवं कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। मतदान केंद्रों पर
पेयजल, शौचालय, रैंप, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। एक और चीज़ इसमें जो महत्वपूर्ण है कि बारिश का मौसम है तो जल भराव की स्थिति नहीं होगी, इसकी भी सुनिश्चितता, और कहीं भी छत से पानी ना टपके इसकी भी सुनिश्चितता की जाएगी। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं महिला मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक, फर्जी अथवा भड़काऊ सामग्री पर सतत निगरानी रखी जाएगी तथा उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से अपेक्षा है कि केवल प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक जानकारी का ही प्रसारण करें तथा अपुष्ट समाचारों से बचें। निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकृत जानकारी केवल जिला निर्वाचन कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें तथा तथ्य की पुष्टि जिला प्रशासन से पहले जरूर कर दें। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सभी नागरिकों से ये अपील है कि वे निर्भय होकर मतदान करें तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मीडिया बंधु से भी विशेष अनुरोध है कि आधिकारिक सूचना साझा करने से पहले तथ्य को जरूर जांचें ताकि किसी भी समुदाय को कोई भी आघात ना हो। MCC का माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो सामग्री के प्रशासन को जरूर सूचित करें। चुनाव संबंधी अफवाहों के खंडन में प्रशासन का सहयोग जरूर करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मीडिया से हमें अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करेंगे ताकि हमारा चुनाव अच्छा रहे, निष्पक्ष रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स, मतदाता इसमें भाग ले पाएँ। किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन को ज़रूर बताएं ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। अतः जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जो भी मतदाता चुनाव कर रहा है वो निर्भीक होकर चुनाव करे। जय हिंद। तो कोई भी ऐसे संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं जिनको आपका शक है या फिर एक्स्ट्रा फोर्स लग सके उसमें? जी, संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है पिछले वर्षों के जो चुनाव हुए थे जिसमें अगर कोई भी घटनाएं होती है उसमें संवेदनशीलता उसी से नापते हैं। हमारे पास पहले 62 संवेदनशील थे, उसको हमने अब बढ़ा दिया है क्योंकि ये बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन में हमेशा सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है उसकी संख्या बढ़ा दी है। हमारे पास जो CRPF की फोर्स है इसका हमारा प्रयास रहेगा राज्य शासन की पुलिस के साथ साथ CRPF की फोर्स लगभग सभी मतदान केंद्रों पे लगी रहे ताकि जो मतदाता है वो निर्भीक होकर मतदान करें। प्रत्याशियों के लिए मैंने सभी बता दिया है, अलग से कोई रूपरेखा नहीं। सर, जो पोलिंग बूथ हैं बारिश के कारण वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ऐसा कि सुनने में आया है और जानकारी दी है, उन पोलिंग बूथ का क्या चेंज किया जाएगा या वही रहेंगे? जैसे मैंने बताया है कि हमने इसको जो भी पोलिंग बूथ है जिसमें जल भराव हो सकता है या रास्ते में जल भराव हो सकता है या पानी ऊपर से टपकता है, इसकी जानकारी मंगाई है क्योंकि पहली बारिश हुई है तो इससे हमें अंदाज़ा भी आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पोलिंग बूथ में मुश्किल है। तो सबसे पहला हमारा यही प्रयास रहेगा कि मतदाता को क्योंकि दिक्कत ना हो इसलिए जहाँ है वहाँ अच्छा किया जाए, लेकिन अगर यथासंभव उसको ठीक नहीं किया जा सकता तो तभी पोलिंग बूथ को हम चेंज करेंगे, अन्यथा पोलिंग बूथ वही रहेगा लेकिन स्थिति सुविधाएँ अच्छी रहेगी। सर, ऐसे कितने पोलिंग मतलब आपने गांव चिन्हित किए यहाँ पहुँच मार्ग नहीं है? अभी चिन्हित कोई नहीं हुए हैं, अभी तक हमारी स्थिति में सभी जहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ पहुँच मार्ग है, अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तेज़ बारिश होगी, हमने सभी को सतर्क किया है, जब तेज़ बारिश होती है हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि तेज़ बारिश होगी उस टाइम पे, तो जब तेज़ बारिश होगी तो कहाँ कहाँ पानी का भरा होगा, जल भरा होगा, उसको देख के जल भराव के बाद हम निर्णय करेंगे कि उसमें मिट्टी डालनी है या गिट्टी डालनी है या रेत डालनी है ताकि मतदाताओं को दिक्कत ना हो। सर, बरसात का मौसम है लेकिन एज अ निर्वाचन अधिकारी होने के नाते आपका ये प्रयास रहेगा कि वोटिंग रेशो जितना हो सके वो बढ़े। यदि बारिश होती है तो मतदान की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? इसके बारे में मैंने जवाब दे दिया है। और कोई सवाल? सर, ये संवेदनशील मतदान जो केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाकर संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? जैसे अभी हमने जनरली संवेदनशील हमारे 62 थे तो 62 पे 100% हमने लगा दिया है। अब वो अति संवेदनशील थे, लेकिन हमने जो भी
अति संवेदनशील में नहीं है उनको भी संवेदनशील मानते हुए जितनी भी फोर्स आएगी उतनी लगभग सभी मतदान केंद्रों में लगाएंगे। ऐसे कितने हैं? पूरे 100% मतदान केंद्रों में हम लोग फोर्स लगाएंगे। संवेदनशील को हम लोग जो टैकल करने का तरीका होता है उसमें हम लोग सीआरपीएफ की फोर्स अलग से लगाते हैं। पुलिस तो लगती है, जो हमारी सशस्त्र बलों की फोर्स है वो लगाते हैं। तो हमारा इस बार ये प्रयास रहेगा कि 100% पोलिंग बूथ पे संवेदनशील मानते हुए सभी में सीआरपीएफ की फोर्स लगाने का प्रयास किया जाए। सर मौका बारिश का है, जो भी हाँ जी, जो बारिश को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया गया है कि जहाँ जगह खाली होगी वहीं हम लोग अंदर के साइड लाइन लगाएं। अगर बारिश हो रही है तो, अगर बारिश नहीं हो रही तो बाहर के साइड लगाएंगे। लेकिन अगर तेज बारिश हो रही है और जगह नहीं है तो हम टोकन जारी करके उनको एक जगह पे बिठाएंगे, जहाँ लाइन ना लगाते हुए टोकन जारी करके उनको बिठा दिया जाएगा और टोकन के अनुसार उनको फिर वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब बारिश बहुत तेज हो रही है, अन्यथा लाइन से लगाने के बाद ही करेंगे। सर मीडिया के लिए बंदिशें तो लागू नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए किस तरह की बंदिशें हैं? बंदिशें सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, बंदिश एक ही होती है कि कोई भी भ्रामक, कोई भी किसी समुदाय को हानि पहुंचाने वाली या हेट स्पीच जैसी न्यूज़ या ऐसी खबरें नहीं फैलाएंगे जिससे कोई समुदाय को हानि हो। इसके साथ ही किसी को गलत असर पड़े ताकि वोटिंग में किसी को फ़ायदा हो या किसी को नुकसान हो, ऐसी खबरों से सोशल मीडिया को बचना है। हम मीडिया बंधु से भी यही अपील करते हैं कि आपको भी बचना है कि हमें सत्य खबर दिखाने, वो खबर सत्य हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना है ताकि किसी समुदाय को बुरा लगे या समुदाय को हानि पहुंचे। सोशल मीडिया में अगर ऐसा कोई करता है, उनके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है, साइबर सिक्योरिटी की टीम लगी हुई है। एक एक चिन्हित करके हम लोग सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि उस पोस्ट को डिलीट करते हुए उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन साथ में ये हम सभी को खबर फैलाते रहेंगे कि हमारे पास ऐसी खबरें आई है, ताकि ये सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें ना फैलाई जाए। माने इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि बहुत तेज बारिश हो गई और बाढ़ आ गई, ये भी भ्रामक खबर है, ये भी एमसीसी का उल्लंघन है। तो भ्रामक खबर ना फैलाए ताकि लोगों के मन में डर होता है। सर इस बार AI भी एक चुनौती है चुनाव में, उसको आप कैसे देखते हैं? AI का हमारे चुनाव के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये हर AI से भ्रामक चीजें तो फैलाई जा सकती है। भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया से फैलाई जाती है। सोशल मीडिया पे हमारा पूरा का पूरा ध्यान है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे हमारी नज़र रहेगी कि कहाँ कौन सी खबरें फैलाई जाती है। लेकिन हमसे ज़्यादा आपकी नज़र रहती है, मीडिया बंधु की ज़्यादा नज़र रहती है और मीडिया बंधु से ही हमें मिल जाता है कि कौन क्या गलत खबर फैलाया जा रहा है। और जैसे हमारे पास वो शिकायत आती है, हम लोग एक्टिव पहले से रहते हैं। अगर नहीं भी हमारे पास खबर आती है तो मीडिया बंधु से जब आती है तब हम लोग उसमें ध्यान देते हैं। सर दतिया जिले में जो विधानसभा 22 में चुनाव हो रहे हैं, तो जो आपके यहाँ से वो सर एक्चुअल में सर ये भी है कि जो बदमाश हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, उनको चिन्हित करके क्या जिला बदल किया गया जिससे कि वोटिंग के दौरान कोई उपद्रव ना हो सके? ऐसे कोई हैं आपके दिमाग में या चल रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कल ही हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ मीटिंग हुई है। इसमें सबसे पहले निर्देशित ये किया गया है कि पिछले चुनाव में जिन्होंने भी चुनाव में गड़बड़ियाँ की थी, कोई भी हिंसा की खबरें जिन्होंने फैलाई थी या हिंसा डायरेक्टली की थी, उन सभी को चिन्हित कर शासन कर रहा है और उनके ऊपर जो भी शांति भंग ना करने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे वो भी जारी किए जाएंगे। और उसके बाद भी शांति भंग होती है तो उनको जो भी सख्त कार्रवाई होगी शासन के अनुसार वो ज़रूर की जाएगी। हमारे पास चिन्हित लोग हैं, पहले हमने शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए और चिन्हित लोगों पे नज़र भी रखे हम लोग कि कोई भी हिंसा की घटना ना हो। सर आदर्श आचार संहिता जो है दतिया विधानसभा में ही लागू रही, क्योंकि अंतर्राज्यीय बॉर्डर जो है मुख्यालय के काफ़ी समीप है। जो इलेक्शन कमीशन के नियम है उस अनुसार जहाँ भी जिस जिले में विधानसभा का चुनाव होता है उस जिले में पूरे जिले में ही आचार संहिता लागू होती है। इसलिए दतिया में पूर्ण दतिया जिले में आचार संहिता लागू होगी और आचार संहिता का पालन किया जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर जिससे भी कंट्रोल रूम की आज वो नंबर आप बता जी सकेंगे? आज हम जारी करेंगे कंट्रोल रूम नंबर।
दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दतिया के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रतनगढ़ माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि और दीपावली दौज मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 30 सितंबर तक निर्माण और विकास कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, प्रकाश व्यवस्था, सड़क सुधार और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन का उद्देश्य इस वर्ष मेले को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। आज रतनगढ़ में सभी अधिकारियों का पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ जिला पंचायत महोदय और डीएफओ महोदय के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें इस साल जो रतनगढ़ माता मंदिर में नवरात्र में जो मेला लगता है, उसके साथ साथ जो दिवाली में मेला लगेगा, उसके संबंध में सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा की गई, भीड़ नियंत्रण के ऊपर चर्चा की गई और श्रद्धालुओं को कोई भी सुरक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके ऊपर भी चर्चा की गई और साथ साथ सभी निर्देश दिए गए। इस बार आशा करते हैं कि जैसे पिछले साल हमने मेला कराया था, वैसा ही मेला कराएंगे ताकि सभी श्रद्धालु सुखरूप माता का दर्शन कर पाए और शांति से आशीर्वाद के घर जाए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदौर में रोतापंत महिला मंडल द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय श्री उत्सव एक कदम स्वावलंबन की ओर प्रदर्शनी का आयोजन साउथ तुकोंज स्थित पंजाब रोड पर किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद शंकर लाल वानी की उपस्थितियों में हुआ। मंडल की अध्यक्षता सुमन दुंगर ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को अपनी प्रतिभा और स्वरोजगार के लिए मंच उपलब्ध कराना है। प्रदर्शनी में महिलाओं उद्यमियों द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादन आकर्षण का केंद्र बने। लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पदाधिकारी भी मौजूद रहीं, जबकि सफल आयोजन में मंडल की टीम और सहयोगी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आएंगे और अच्छे से करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का एक एनजीओ है जिसमें लगभग 500-550 ब्रांचेज है हमारी, और ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा काम होता है। और हमारी आप यहाँ स्टेज पे भी देख रहे हैं 4 योजनाएं हैं और उसने के अंतर्गत अभी हमने एक श्री उत्सव महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए हमने एक कदम उठाया है, एक कदम स्वावलंबन की ओर। और ऑल ओवर इंडिया में इसी एक महीने में ये एग्जीबिशन लग रही है और इंदौर तेरापंथ महिला मंडल जितना भी केंद्र से जो भी कार्यक्रम मिलता है वो बड़े जोर शोर से कर रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं इतनी सिटी में इतनी एग्जीबिशन लगी हुई है, लेकिन ये कुछ अलग ही है। इन लोगों की मेहनत, डेडिकेशन सब कुछ अलग है। मैं आज इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और खूब आगे काम करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मैं प्रभा कोड़ावत, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल पंचमंडल। जो श्री उत्सव आयोजन है, इट इज़ बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। तो आज महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए यहाँ पर श्री उत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आप देखेंगे कि बहुत सारे तरह के स्टॉल्स यहाँ पर आए हैं। ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, कपड़ों के हैं, कपड़ों में सारी कैटेगरीज यहाँ पर कवर की गई है। साड़ीज़ भी हैं, सूट्स भी हैं, वेस्टर्न्स भी हैं, सब तरह के कपड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सब तरह के ब्रांडेड क्लोथ्स और रेगुलर क्लोथ्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो विमेंस का फेवरेट होता है ज्वेलरी, तो यहाँ पर हमने कुछ रियल ज्वेलरी स्टॉल्स जैसे कि पार्थ ज्वेल्स, किस्ना ज्वेल्स, रोशन ज्वेल्स यहाँ पर आए हैं अपनी रियल ज्वेलरी को एग्जिबिट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले भी स्टॉल्स यहाँ पर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राखी का सीज़न है, तो यहाँ पर बहुत सारे राखी के और गिफ्ट स्टॉल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएंगे 3 और 4 जुलाई को, तो आपको एक फुल पैकेज यहाँ पर मिलेगा। सब तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं दीपल सामोता, सेक्रेटरी तेरापंथ महिला मंडल इंदौर। क्या-क्या इसमें आइटम्स हैं यहाँ पर, कहाँ से लोग आए हैं? हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में तेरापंथ महिला मंडल इंदौर द्वारा एक श्री उत्सव एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जो अलग अलग पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग जगहों पे हो रहा है। और इसका उद्देश्य यही है हमारा कि हमारी जो बहनें हैं
वो स्वावलंबन के से आगे बढ़े और आत्मनिर्भर होकर एक सशक्त नारी के रूप में आगे आए, क्योंकि हमारा जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है वो भी एक सशक्त, सुदृढ़ और संगठित संगठन है, जिसके अंडर में हमारी 500 शाखा मंडल है, 75,000 हमारे जो मेंबर्स हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एकजुट होकर वर्क करते हैं, वहाँ से जो निर्देशन होता है हम लोग करते हैं। तो हमारा यही है कि वोकल इंडिया लोकल इंडिया, कि हमारे जो स्थानीय प्रोडक्ट है उनके द्वारा हमारी बहनों का मार्केटिंग हो, जन जन तक उनकी जो है ये जो काम है वो प्रचारित हो और उनको एक आगे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। तो जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का हमारा एक सशक्त कदम है जो इंदौर तेरापंथ महिला मंडल कर रहा है, और हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिला है। अब ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ बिजनेस भी करना चाहें ना, तो इतनी सशक्त मतलब बन गई हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आपका परिचय? मैं सुमन दुगड़, तेरापंथ महिला मंडल इंदौर प्रेसिडेंट। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर की साफ सफाई कर श्रमदान किया तथा स्वच्छता की शपथ ली। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और जन भागीदारी से ही स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने सभी से नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने और अपने कार्यस्थल व आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।